हाँ जी बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोलिजन के पढ़ा अबाउट दी वन डायमेंशन कोलिजन और भी उसकी बात की इलास्टिक की। कौन से कोलिजन की बात की हम लोगों ने? इलास्टिक कोलिजन की। तो हम लोग इलास्टिक कोलिजन अभी पढ़ रहे हैं। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, जो आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा, उसके कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसको हमें यहां डील करना है, और उन स्पेशल केसेस को डायरेक्टली एग्जामिनर पूछ सकता है। जेई और नीट में उसको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। उस पे जाने से पहले मैं दोबारा से एक बार अपने रिजल्ट्स को लिख लेता हूं। हमने रिजल्ट डिराइव करवाया था कि मान लीजिए एक मास m1 है, u1 स्पीड से वो चल रहा है, दूसरा मास m2 है, वो u2 स्पीड से चल रहा है। u1 ऑफ कोर्स u2 से ज्यादा होगा, क्योंकि अगर u1 ज्यादा नहीं होगा u2 से तो कोलिजन विल नॉट टेक्स प्लेस। उसके बाद कोलिजन हुआ, एंड आफ्टर कोलिजन m1 मास चल रहा है v1 स्पीड से, और m2 मास चल रहा है v2 स्पीड से। और जो v1 और v2 की जो वैल्यू मैंने आपको याद करने का तरीका सिखाया था, मैं एक बार दोबारा से बता दूं। जैसे v1 यहां पे लिखा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 आएगा, दो फ्रैक्शंस यहां पे बनेंगी। दूसरा जो मुझे हमेशा याद रहता है वो क्या आता है कि सर यहां पे 2mu तो था, लेकिन 1 किसका, 2 कौन सा, मुझे नहीं पता। दूसरा यहां पे m माइनस m कुछ था और यहां पे u भी था। तो मैंने आपको याद करने का तरीका पिछले लेक्चर में क्या बताया कि जैसे यहां पे v1 है तो यहां पे 2 कर देता हूं, तो ये m2 हो गया, ये u2 हो गया। जैसे ये v1 है तो ये u1 होगा, और क्योंकि ये 1 है तो 1 माइनस 2 होगा। मतलब इसमें 1 1 से शुरुआत होगी। इस वाले फैक्टर में जो है उल्टा करके आंसर याद कर लो। जैसे कि मान लो दोबारा से बात कर लेते हैं, जैसे v2 की बात करते हैं, तो v2 क्या होगा, ये हो जाएगा m माइनस m इंटू यू डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2mu डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो सॉल्व कैसे करूंगा? सॉल्व करूंगा जब अगर ये v2 है तो ये जगह m2 माइनस m1 इंटू u2, बिकॉज 2 है यहां पे 2 है, यहां उल्टा कर दो, यहां पे 1 आ जाएगा, यहां भी 1 आ जाएगा। उल्टा मतलब 1 का 2 का 2 का 1 करना होता है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये v1 है और ये v2 है। अब इन फॉर्मूले से हम लोगों को आगे कुछ स्पेशल केस पढ़ने हैं, लेकिन उससे भी पहले, स्पेशल केस करने से पहले हमें पढ़ना होगा एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। हम लोगों ने डिराइव किया है, हम लोगों ने ऑलरेडी इस चीज को पढ़ लिया है, क्योंकि हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी। मैं अगर कोशिश करता हूं मैं पीछे ले जाने की, तो ये हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा, ये वाला पोर्शन हमने पढ़ा था कि u1 माइनस u2 जो है वो किसके बराबर है, v2 माइनस v1 के है। और u1 माइनस u2 जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वो पढ़ाया था u1 माइनस u2 का मतलब था रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, और v1 माइनस v2 का मतलब था रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो दोनों चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, और उसके बाद में इसी को इस्तेमाल कर रहा हूं आगे चलने के लिए। तो मैं यहां पे अगली स्लाइड पे यहां पे एक छोटा सा टॉपिक ले लेता हूं, और मैं उसी एक्सप्रेशन से शुरू कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं सिंस u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। हमारे पास रिलेशन क्या है, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, चलो दोबारा से एक बार लिख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, चलिए दिख रहा है अभी, चलिए जी, थैंक यू। तो u1 माइनस u2 क्या है बच्चों, वो है v2 माइनस v1। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरा रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, और ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। हम क्या कर रहे हैं, हम इनके रेशो निकाल रहे हैं। इक्वेशन तो बनी हुई है ऑलरेडी, हम इनके क्या कर रहे हैं, हम इनके रेशो निकाल रहे हैं। तो हमने रेशो निकाला, ये आ गया 1 इक्वल्स टू, आ जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। हमारे पास रेशो कितना आ गया, ये आ गया v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। अब एक काम करते हैं, ऊपर वाले v2 माइनस v1 में से हम लोग माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। चलो माइनस कॉमन निकाला तो ऊपर क्या बन गया, ये बन जाएगा v1 माइनस v2, और नीचे क्या बन गया, u1 माइनस u2, सही है। लेकिन हमें इनके साइन को कंसिडर नहीं करना, इसलिए मैं मॉड लगा देता हूं। मॉड सबको पता होगा, एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो नेगेटिव को बेसिकली कंपनसेट करता खा जाता है ना। तो अगर मान लीजिए मैं मॉड लगा दूं तो मैं v2 माइनस v1 की जगह मैं v1 माइनस v2 भी लिख सकता हूं, और नीचे भी क्या आ गया, ये u1 माइनस u2। अगर मैं इसको u2 माइनस v1 भी लिखना चाहूं तो भी लिख सकता हूं। चलो अलग अलग करके हम फ्रेम में लिख लें या अलग अलग करके लिख लें, तो क्या आएगा, ये आएगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय
आई एम सॉरी, मैं उल्टा लिख लेता हूं, मैं इसे v1 माइनस v2 लिख लेता हूं ना, v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2 दोनों का मॉड, और किसके बराबर आ गया, 1 आ गया। अब ये जो हमारा फ्रैक्शन बना बच्चों, ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज इस रेशो का नाम जो है, ये जो v1 अपॉन में v1 माइनस v2 अपॉन में u1 माइनस u2 है, ये जो रेशो है ना बच्चों, इस रेशो का जो नाम होता है उसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यानी कि अगर मैं बोलूं कि इसका रेशो का नाम क्या है, तो आप बोलोगे सब ई है, विच इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और दूसरी बात जो यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो यहां पे कही जा सकती है कि सर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर निकाला जाए इलास्टिक कोलिजन के लिए, तो वो कितना आ रहा है सर, वो 1 आ रहा है। यानी यहां से ये बात प्रूफ भी हो गई कि इलास्टिक कोलिजन के लिए अगर मैं प्रूव करना चाहूं तो मैं प्रूव कर सकता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है। कई बार एग्जामिनर बोल देता है ये कि शो करो, क्या शो करो, कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है उसकी वैल्यू यूनिटी होती है। यूनिटी मतलब 1 होती है, किसके लिए, फॉर इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन चाहे वो 1 डायमेंशन में हो चाहे वो 2 डायमेंशन में, दोनों में हो सकता है। तो ई हमने यहां पे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, 1 इसकी वैल्यू है। आगे हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं, या मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, यहां पे तो शायद नहीं लिखा है, तो मैं यहां पे इसको यहां लिख देता हूं, लिख लेता हूं, देयरफॉर फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर इलास्टिक कोलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का ना एक नाम और होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक नाम और होता है, उसको बोलते हैं रेजिलियंस। तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1। तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस है फॉर इलास्टिक कोलिजन, वो क्या होगा, 1 होगा। तो ये प्रूव करने के लिए आ सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन की परफेक्ट डेफिनेशन क्या है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन है रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यानी कि वही कि v1 माइनस v2 अपॉन में u1 माइनस u2 कर दोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो फॉर्मूला देखो यहां पे लिखा हुआ है v1 माइनस v2 डिवाइड बाय u1 माइनस u2, दोनों में मॉड लगाया हुआ है। अगर मॉड नहीं लगाऊंगा तो ऐसे लिखूंगा जैसे मैं बता रहा था, माइनस साइन फिर दिखाना पड़ेगा, लेकिन माइनस साइन की जरूरत है नहीं, बिकॉज मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, बिकॉज रेशियोज होते हैं उनका मैग्नीट्यूड देखना होता है। तो इसकी तो खैर बातें ना करो, बस इसी की बात करो। ठीक है, जैसे हमने प्रूव कर दिया, ध्यान लगाओ यहां पे, जैसे हमने प्रूव कर दिया कि फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई की वैल्यू 1 आ गई। फॉर एन इन इलास्टिक, देखो नाम है बट ये पूरा एक नाम है बच्चों, ये फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन जो ई की वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच में आती है, 0.1 आ जाती है, 0.2 आ जाती है, 0.9 तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अगला आता है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक याद है, जब कोलिजन होता है, मान लीजिए एक बॉडी है, इसका पीछे से कोलिजन हुआ और जैसे ये टकराया, एक कंबाइंड सिस्टम की तरह चलने लगा, उसके लिए हमारी ई की वैल्यू कितनी होती है, उसके लिए ई की वैल्यू हमारी 0 होती है। और अगर कभी ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो वो होता है सुपर इलास्टिक। यानी अगर आपको याद हो तो उसको हम लोग बम्बार्डमेंट के लिए बात करते हैं ना, एक्सप्लोसिव कोलिजन जो होता है उसके लिए सुपर इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो कई बार एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ यार ई की वैल्यू 0 है, बताओ वो कौन सा कोलिजन है। तो अगर ई की वैल्यू 0 है बच्चों, अगर ई की वैल्यू 0 है तो क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। आपको बोलेगा बताओ एक हमारा मोशन हो रहा है और उसमें कोलिजन हुआ और कोलिजन जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो ई की वैल्यू 0 आ गई। हमने बोला परफेक्टली इलास्टिक है, ई की वैल्यू 1 आ गई। हमने कहा मान लीजिए हमारा जो ई है उसकी वैल्यू 0.7 है, तो बताओ वो क्या है, तो हमें पता चल रहा है साहब वो क्या है, एक इनइलास्टिक कोलिजन है। तो ये डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इनको काफी ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर कीजिएगा। तो उसके बाद शुरू करते हैं बच्चों हम लोग अपने स्पेशल केसेस, और जो बेसिकली इस वीडियो का इसका मकसद है, ये पार्ट 1 के साथ रिलेटेड ही है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो प्लीज पार्ट 1 पहले देखिए, क्योंकि उसके ही रिजल्ट हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद ये लेक्चर समझ में आएगा। तो मैं बात कर रहा हूं फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन को मैं 1D लिख देता हूं। v1 की वैल्यू मेरे पास आ गई बच्चों m1 माइनस m2 इंटू u1, m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2।
बात करें V2 की, तो V2 कितना आ गया, M2 माइनस M1 इंटू U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस 2M1 U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये हमारे पास V1 और ये हमारे पास V2 का एक्सप्रेशन आ गया। यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों स्पेशल केसेस, और स्पेशल केस में जो पहला स्पेशल केस है वो बहुत ही इजी स्पेशल केस है। जैसे कभी आपने स्नूकर खेला हो, भाई स्नूकर निकला, कंचे तो खेले ही होंगे, मतलब समझ रहे हो कि दोनों बॉल्स का मास सेम होता है। आप समझो ना, एक स्नूकर बॉल में ना एक होती है टारगेट बॉल जिसको टारगेट करना होता है, एक होती है क्यू जिसको हमने मारना होता है फेंक के, वो कोलाइड करती है जाके, ब्लैक कलर की या व्हाइट कलर की कुछ होती है, मैंने मुझे याद नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि दो ऐसी बॉल कोलाइड करें जिनका मास सेम हो, बेसिकली ये बात हो रही है। तो हम लोग कोलिजन का सबसे पहला जो आपको स्पेशल केस पढ़ा रहे हैं बच्चों, वो ऐसा केस है जिसमें हम लोग मान रहे हैं कि मासेस क्या है, मासेस सेम है, मासेस ऑफ बॉडीज आर सेम, मासेस ऑफ बॉडीज आर सेम। तो मान लीजिए मासेस सेम है, मान लीजिए मासेस सेम है, अगर मासेस सेम है तो यानी कि बच्चों m1 प्लस m2, सॉरी तो यानी कि m1 इक्वल्स टू m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m हो जाएगी, यानी दोनों मासेस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर दोनों मासेस सेम हो गए तो बताओ मेरा v1 क्या बन जाएगा। v1 की वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो m1 माइनस m2 तो 0 हो जाएगा, तो पूरा खत्म ही हो गया। यहां पे कितना आ गया, यह जगह 2, m2 की जगह m। अच्छा मैं कई बार लिख देता हूं, बच्चे समझ नहीं पाते, दोबारा बता देता हूं, m1 m2 m के बराबर है, यानी कि m1 की वैल्यू भी m है और m2 की वैल्यू भी m है, ऐसे मान लिया है ना। तो जहां जहां m1 है वहां m लिख दो, जहां जहां m2 है वहां पे भी m लिख दो, बस सारा हर जगह m लिख दो, सही है ना। तो क्या कर दिया, v1 का वैल्यू कितना आ गया, 2m2 u2, यानी कि 2m इंटू u2 डिवाइडेड बाय m प्लस m, और m प्लस m कितना हो जाएगा बच्चों, m प्लस m हो जाएगा सर 2m हो जाएगा। तो यहां पे 2m आ गया, 2m से 2m डिवाइड कर दे, कितना आ गया, u2 आ गया। फिर सिमिलरली किया हमने क्या, v2 की वैल्यू, सर v2 की वैल्यू पुट करूंगा तो m2 माइनस m1, तो m2 माइनस m1 में m माइनस m हो गया, और m माइनस m कितना होता है, वो सर 0 हो जाता है, तो पहला पैरामीटर में तो फिर खत्म हो जाएगा। फिर क्या बचा, ये बचा 2 इंटू m इंटू u1 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, m प्लस m, अगेन 2m हो गया, 2m से 2m कट गया, कितना आ गया, u1 आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को और इन कैलकुलेशंस को अगर आप ध्यान से देखो तो आप फटाफट पकड़ लोगे इस पॉइंट को, कि अगर आप फाइनल वेलोसिटी निकालते हो फर्स्ट बॉडी की, फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की, तो वो सेकंड वाली बॉडी की इनिशियल है, वो सेकंड वाली बॉडी की इनिशियल है। सिमिलरली जो सेकंड बॉडी की फाइनल है वो बेसिकली फर्स्ट बॉडी की इनिशियल है। यानी कि ये बात चल रही है बच्चों कि मान लीजिए एक बॉडी है जो कि चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, ये दूसरी बॉडी चल रही है सेम मास की, सब कुछ सेम है, ये चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से, सही है। ये मेरा हो गया क्या, u1, और ये मेरा क्या हो गया, u2। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, बता दिया, थैंक यू भाई। तो ये हमारा u1 कितना है, u1 कितना है 5 मीटर पर सेकंड, u2 कितना है 2 मीटर पर सेकंड, भाई सही बात है। अच्छा क्या ये 2 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, नहीं सर, फिर कोलिजन ही नहीं होएगा। कोलिजन कराने के लिए क्या, ये ज्यादा चाहिए ये कम चाहिए, तो हमने बोला कि साहब हमारा जो सेकंड बॉडी है जो पीछे से आ रही है, जो फर्स्ट बॉडी है वो 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है, किससे कोलाइड करेगी, सेकंड वाली बॉडी से कोलाइड करेगी, सिंपल सी बात है। मैं कह रहा हूं अगर मैं v1 की बात करूं तो मेरा जो v1 है यहां पे v1 आएगा मेरा कितना, v1 मेरा आएगा u2, यानी v1 आ गया मेरा 2 मीटर पर सेकंड, यानी आफ्टर कोलिजन, ये तो कोलिजन से पहले की पिक्चर हो गई ना। अब आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन ये वाली बॉडी चलने लगी, पहली वाली बॉडी चलने लगी 2 मीटर पर सेकंड से, सही है, और दूसरी वाली बॉडी चलने लगी कितनी स्पीड से, वो चलने लगी सर 5 मीटर पर सेकंड से। यानी अगर ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, तो जो स्पीड पहले 1 वाले की थी वो स्पीड अब 2 वाले की हो गई, और जो स्पीड 2 वाले की थी वो स्पीड किसकी होगी, 1 वाले की हो गई। ये तो किया है कि जो फर्स्ट बॉडी है उसकी फाइनल सेकंड बॉडी की इनिशियल वाली है, जो सेकंड बॉडी की फाइनल है वो फर्स्ट बॉडी की इनिशियल है। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो 5 इसकी थी 5 इसकी हो गई, 2 इसकी थी 2, आफ्टर कोलिजन ये भाई 5 से आ रहा था, ये 5 से आ रहा था, ये 2 से चल रही थी, ये ऐसे आ रही है, ऐसे टकराया, जैसे ही टकराया ये 5 से चलने लगा, ये 2 से चलने लगा, यानी इन्होंने आपस में अपनी वेलोसिटीज क्या कर ली, एक्सचेंज कर ली, ये पॉइंट है। 5 से आ रहा है 2 से आ रहा है, सही है, ये 5 से चल रहा है, ये 2 से चल रहा है, ये 5 से आ रहा है, ये टकराए, टकराने के बाद ये 5 से चलने लगा, ये 2 से चलने लगा, देयर इज एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी बिटवीन देम। तो व्हेनेवर वी हैव टू बॉडीज ऑफ सेम मास, टू बॉडीज ऑफ सेम मास, whenever we have a two bodies of same mass collides elastically in one dimension, then there is
then there is exchange of velocities between them. There is exchange of velocities between them. इनकी वेलोसिटी बीच में क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है. ये एक केस है बच्चों जो आपको याद रखना है कि whenever two bodies collides elastically there will be always exchange of velocity between them. ये पहला स्पेशल केस है जो हमें पढ़ना था, स्पेशल केस 1. ये स्पेशल केस 1 हो गया. अगले स्पेशल केस पे आ जाते हैं, स्पेशल केस 2. अगला जो स्पेशल केस है बच्चों, हम लोग उसके अंदर पहले से एक प्री अजम्पशन लेके चलेंगे, और ये मोस्टली बहुत सारे केसेस में आप फिजिकली देखोगे तो ऐसा होगा भी. हमारे पास वेलोसिटीज के फॉर्मूले क्या है, फटाफट लिख लेता हूं. v1 का फॉर्मूला क्या है, v1 का फॉर्मूला है सर आपके पास m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाय u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस ऑफ 2m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. दूसरा फॉर्मूला सर v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय u2. आप ना जब मैं लिख रहा होता ना मेरे साथ बोल भी लिया करो, है ना, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक ना. तो m1 प्लस m2 प्लस बोलो 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये हमारा v1 है, ये हमारा v2. फाइनल वेलोसिटी हमने निकाल लिया ऑलरेडी. अब मैं ना एक अजम्पशन लेके चलूंगा, प्री अजम्पशंस को मैं बोलूंगा. मैं हमेशा मान के चलूंगा कि जो आपकी सेकेंड बॉडी है, ये मान लीजिए हमारी m2 है और यहां से मेरी m1 आने वाली है. सही है, m1 आने वाली, ये चल रही थी u1 से, ये चल रही थी u2 से. अब मैं एक अजम्पशन लेके चलूंगा बाकी आगे आने वाले सारे केसेस के लिए कि सेकेंड बॉडी रेस्ट पे है. क्या है, सेकेंड बॉडी रेस्ट पे. तो अगर सेकेंड बॉडी रेस्ट पे है तो u2 कितना हो गया, 0 हो गया. तो जो मैं अब आपको स्पेशल केस करा रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एज्यूमिंग सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट, और सेकेंड बॉडी और सेकेंड मास भी बोल सकते हैं इज एट रेस्ट. तो मान लीजिए ये रेस्ट पे है, यानी u2 कितना हो गया, u2 हो गया 0. अगर u2 0 हो गया तो सबसे पहले बताओ v1 और v2 का फॉर्मूला क्या बना. v1 का फॉर्मूला क्या बना, v1 का फॉर्मूला बना m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाय u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. और क्योंकि यहां पे u2 0 होगा, अगर जैसे ही ये 0 होगा तो सब 0 हो जाएगा, खत्म हो गया. फिर बात करते हैं v2 की. v2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, m2 माइनस m1 इंटू u2 तो हमने 0 ले लिया. हम पहले ही मानकर चल रहे हैं कि सेकेंड बॉडी हमेशा रेस्ट पे ही होगी, ये हमारी अजम्पशन मान ले, ठीक है ना. तो अगर ये रेस्ट पे होगी तो v2 कितना हो गया, v2 हो गया कितना, v2 कितना हो गया, ये तो खत्म हो जाएगा, तो पूरा पैरामीटर खत्म हो गया. कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. तो मेरे पास अब जो नए फॉर्मूले हैं वो ये बन गए, बिकॉज मैं आगे के जितने भी स्पेशल केस लूंगा मैं इस प्री अजम्पशन के साथ लूंगा कि हमारी सेकेंड बॉडी हमेशा रेस्ट पे. ये मानकर चलेंगे कि हमारी सेकेंड बॉडी हमेशा कहां पे है, रेस्ट पे है. तो शुरू करते हैं स्पेशल केस में. स्पेशल केस अपन इसको सब केस भी बोल सकते हैं वैसे, बट मैं इसको सेकंड बोल देता हूं, ठीक है ना. अब मैं दोबारा से लेके चल रहा हूं कि इफ मासेस आर सेम अगेन, इफ मासेस आर सेम, तो हम दोबारा से ले रहे हैं कि यार मान लो मासेस दोबारा से हो सकता है सेम हो जाए, है ना. ये कब केस है भाई, एक हमने मासेस सेम का केस ये पीछे वाले किया, यहां दोनों बॉडी चल रही थी, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी दिखा दिया मैंने आप लोगों को यहां पे. अब मैं दोबारा से क्या ले रहा हूं, सब केस में क्या ले रहा हूं, मैं ये ले रहा हूं कि मान लो सेकंड बॉडी रेस्ट पे हो और उस टाइम भी मास सेम हो, जैसे स्नूकर में होता है. बेसिकली स्नूकर या तुमने खेला हो या देखा हो तो स्नूकर में जिस बॉडी को हिट करना होता है ना वो रुकी हुई होती है, और जिसको हिट करने के लिए भेजा जाता है वो मूव करती हुई आ रही होती है. तो बिल्कुल वही सेम केस बन रहा है आपको, देखो यहां पे. तो अगर मासेस सेम है तो अगेन वही होगा, m1 किसके बराबर होगा, m2 के. किसके बराबर होगा, m के. तो बोलो v1 कितना बन गया, अगर आप ध्यान से देखो v1 कितना बन गया, बिकॉज v1 के अंदर क्या फॉर्मूला है, v1 के अंदर फॉर्मूला है m1 माइनस m2 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई u1 m1 प्लस m2, तो ये 0 हो जाएगा. तो v1 कितना निकल कर आएगा, यहां से v1 0 निकल कर आएगा. सही बात है ना, m1 माइनस m2. v2 कितना होगा जरा ध्यान से देखो, तो v2 कितना होगा, v2 हो जाएगा कितना, 2m1, m1 की जगह m लिख लिया बेटा, मल्टीप्लाई बाय u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी कि m प्लस m कितना हो गया, 2m हो गया. 2m से 2m कट गया, कितना आ गया, u1 आ गया. सही है क्या, यानी v1 कितना आ गया, 0 आ गया, v2 कितना आ गया, u1 आ गया. अगर आप इसको ध्यान से एनालाइज करो ना बच्चों, तो ये अभी भी एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी है बेटा. कैसे भाई, सेकेंड बॉडी रेस्ट पे थी तो फर्स्ट बॉडी रेस्ट पे आ गई भाई, टकराई. सेकेंड बॉडी रेस्ट पे थी, u2 0 था, अब फर्स्ट बॉडी रेस्ट पे आ गई. सही है क्या, और जो सेकेंड बॉडी है वो चल रही है उस स्पीड से जो पहले वाली की स्पीड थी. यानी अगेन क्या हो रहा है, जैसे इमेजिन करो कि हमारे पास एक बॉल ये रही,
तो ये रुकी हुई है, तो इसकी स्पीड कितनी है 0। ये आई मान लो 5 मीटर पर सेकंड से, जैसे ये टकराई ये रुक गई और ये 5 मीटर पर सेकंड से आगे चली गई। तो ये भी तो एक्सचेंज ही तो हुआ भाई, इसकी वेलोसिटी 0 थी, जब ये आया टकराया तो ये रुक गया और ये चलने लगी कितनी स्पीड से, जिससे ये चल रही थी। तो अगेन इट इज अगेन व्हाट, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। दोबारा सुन लो, ये 5 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, ये 0 पे थी, रेस्ट पे थी, जैसे ये टकराया ये रुक गई और ये 5 मीटर से चलने लगी, तो इनके बीच में अगेन एक्सचेंज तो हो रहा है। तो यहां पे लिख देता हूं हेंस अगेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज बिटवीन देम, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज बिटवीन देम। यानी ये बात तो सर साबित कर दी आपने, क्या कि जब भी मासेस सेम हो, चाहे सेकंड बॉडी रेस्ट पे हो या ना हो, देयर विल बी ऑलवेज व्हाट, ऑलवेज एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी बिटवीन देम। ठीक है ना, तो ये एक रिजल्ट आ गया और आपको एक सब केस हमने जनरलाइजेशन करा दिया कि मासेस अगर सेम है तो हमेशा देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज। ओके, केस 3 की बात करते हैं। अब थर्ड केस आ गया, रंग बदल देते हैं सर, थोड़ा सा रंगीन सा कर देते हैं, है ना, बोरियत हो जाएगी। तो केस नंबर 3 की बात कर रहे हैं। केस नंबर 3 में हम लोग मान के चल रहे हैं अब अनइक्वल मासेस। कैसे? अनइक्वल मासेस। अनइक्वल मासेस कौन से होते हैं सर? अनइक्वल मासेस का मतलब है दोनों की वैल्यू में डिफरेंस है। जैसे कि मान लो, एज्यूम कर लो कि m1 की वैल्यू मान लो m1 की वैल्यू मान लो लेस देन m2 है। m1 की वैल्यू लेस देन m2, यानी जो जिस बॉडी पे जाकर टक्कर मार रही है, जैसे ये वाली है, ये बहुत बड़ी है ना, डायग्रामेटिकली बना भी दूं कि साहब ये बहुत बड़ी है, सही, ये बहुत बड़ी है और ये बहुत छोटी है, सही है। तो ये मेरा m1 हो गया और ये मेरा क्या हो गया, m2 हो गया। अच्छा, ये तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, है ना, तो u2 तो हमेशा 0 होगा। तो ये हम लोग प्रिजम्पशन मान के चल रहे हैं ना, ये सब इसी के अंडर चल रहा है। ये जो केस 2 है ये इसी का पार्ट है ना, इसी का पार्ट है, ये जब चल रहा है ये इसी का पार्ट चल रहा है। तो ये चल रहा है कितनी स्पीड से, u1 स्पीड से, और ये तो सब रेस्ट पे है ही है। चले तो शुरू करते हैं। अगर m1 की वैल्यू लेस देन m2 है, ठीक है, अगर m1 की वैल्यू लेस देन m2 है तो बताना मुझे, अगर m1 की वैल्यू लेस देन m2 है तो क्या m1 माइनस m2 की वैल्यू नियरली इक्वल टू माइनस m2 होगी? क्यों सर? बिकॉज m2 ज्यादा है। अगर m2 ज्यादा है तो m1 माइनस m2 माइनस ऑफ m2 के आसपास ही होगा। सर ये कैसे कर रहे हो आप? मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक मास है 0.001 किलोग्राम, सही है, 0.001 किलोग्राम, इसमें से आप माइनस कर दो 5000 किलो। कितना माइनस कर दो? 5000 किलो। तो कितना आंसर आएगा? माइनस 5000 किलो। बिकॉज 5000 में से 0.001 अगर माइनस किया भी तो रहेगा तो 5000 ही ना भाई, लेकिन माइनस आ जाएगा। तो m1 माइनस m2 कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ m2। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा? माइनस ऑफ 5000 आ जाएगा। यानी जो भी हमारा m2 का मास होगा उसको नेगेटिव करके लिख दिया। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा m1 प्लस m2 की, अगर मैं बात करूंगा m1 प्लस m2 की, तो m1 प्लस m2 नियरली क्या होगा? m1 प्लस m2 नियरली m2 होगा, है ना भाई। m1 माइनस m2 हो गया, बिकॉज m2 बहुत ज्यादा बड़ा है, m1 बहुत ज्यादा छोटा है। तो अगर मैं बहुत बड़ी वैल्यू में से बहुत छोटे वाला माइनस करता हूं तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, लेकिन रहेगा तो ग्रेटर वाला ही ना भाई। अगर मैं इसको टेक्निकली देखूं तो जब इससे माइनस करूंगा तो बहुत छोटा चेंज आएगा, तो फायदा ही क्या उसको लेने का। तो हमने दिस माइनस दिस विल बी दिस, लेकिन नेगेटिव साइन रख दिया हमने। दोनों को प्लस किया तो भी सेम ही आएगा, m2 ही आएगा। तो मैंने इन दोनों वैल्यूज को क्या करा, मैंने दोनों वैल्यूज को यहां उठा के डाल दिया। तो बोलो v1 कितना बना? v1 बना बच्चों m1 माइनस m2 क्या रख लिया? माइनस ऑफ m2 मल्टीप्लाई बाय u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 को क्या लिख लिया? m2 लिख लिया। m2 से m2 बच्चों कैंसिल, तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ऑफ u1। v1 की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ u1, सही है क्या? दोबारा हम लिख लेते हैं अगला केस। v2 के लिए लिखेंगे। v2 कैसे लिखेंगे बच्चों? v2 इक्वल टू कितना आएगा? v2 आएगा सर 2m1। m1 की जगह क्या लिखूं? m1 की जगह अपन m1 ही लिख लेते हैं ना, m1 की जगह m1 लिख लेते हैं, बिकॉज कुछ लिख ही नहीं सकते। मल्टीप्लाई बाय u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 की जगह क्या लिख दिया? m1 प्लस m2 की जगह m2 लिख दिया, सही है क्या? m1 प्लस m2 की जगह m2 लिख दिया। अब मेरे पास यहां पे एक रेशो बन गई m1 अपॉन में m2। अब होगा क्या, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं बात कर रहा हूं m1 की वैल्यू लेस देन m2 से, यानी मेरी m1 अपॉन में m2 की वैल्यू लेस देन 1 आ गई, यानी मेरा जो रेशो है वो 1 से बहुत कम है। कितना कम है? 0.0000। अब मान लो बहुत कम है, 1 से बहुत कम क्या? टेंडिंग टू 0 ही होगा। और अगर ये टेंडिंग टू 0 हो गया तो भाई ये तो 0 नहीं हो जाएगा, यानी v2 कितना हो जाएगा? v2 0 हो जाएगा। v1 कितना है? v1 माइनस ऑफ u1 है। अब इसको अंडरस्टैंड करो ऐसे,
इमेजिन करो आपके सामने एक ट्रेन खड़ी है, ट्रेन का मास तो बहुत ज्यादा है और आप भागते हुए जा रहे हो उसकी तरफ, हाँ रुकी हुई ट्रेन की तरफ भागते जा रहे हो, ये रही सब ट्रेन। या फिर दीवार ले लो, सिंपल एग्जांपल है, ट्रेन में क्यों, दीवार ले लो, दीवार है सर, ये दीवार है, इसका मास बहुत ज्यादा है, अच्छा ये रुकी हुई भी है, मैं भागता हुआ जा रहा हूं, मैं भागता हुआ जा रहा हूं, क्या होगा, जैसे ही मैं टकराया, जैसे मैं टकराया, मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, माइनस ऑफ u1, यानी मैं रिबाउंड करके वापस आ गया। मतलब अजीब सा लग रहा है, मैं दीवार से टकराओगे तो गिर जाओगे, नहीं नहीं नहीं, मैं रिबाउंड कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। v1 के लिए कितनी आएगी, माइनस ऑफ u1, यानी आप गए कोलाइड करे और आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जो आपकी इनिशियल थी उसका नेगेटिव, उसका जस्ट नेगेटिव, नेगेटिव कैसे हुआ, मतलब वापस आ रहे हो आप, यानी आप रिबाउंड कर रहे हो। दूसरा v2 जीरो है, v2 यानी कि जो बॉल है वो जीरो है, यानी वो रेस्ट के रेस्ट पे, बिल्कुल सही बात है। ये दीवार पर टक्कर मार कर देखो, आप पीछे आ जाओगे लेकिन दीवार तो वही रहेगी ना, यानी कि नेगेटिव साइन हेयर वो सिग्निफाइज व्हाट, इट सिग्निफाइज रिबाउंडिंग। क्या बोलेंगे, रिबाउंडिंग, कि साहब हमारा जो मास हो क्या कर गया, रिबाउंड कर गया, और जो वॉल है जो रेस्ट पे थी वो रेस्ट पे ही रही, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ भाई, वो रेस्ट पे थी, रेस्ट पे रह गई। ये हमारा दूसरा केस बन गया, या दूसरा नहीं तीसरा केस बन गया बेसिकली, तीसरा केस बन गया कि व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स अगेंस्ट अ हेवियर मास, मासिव बॉडी, वरना लाइट बॉडी collides with a massive body at rest, the light body rebounds after collision and with the equal velocity, कितनी velocity जिससे वो आया था, and the second body will remain at rest only. This is the case, simple case है भाई, है ना, simple case है। जैसे मैं एग्जांपल आप लोगों को दे रहा था कि मान लीजिए एक ट्रेन खड़ी हुई है, पीछे से कोई एक बहुत बड़ी ट्रेन है मान लो, है ना, और पीछे से कोई एक साइकिल वाला आया, उसे टक्कर मार दी ट्रेन में, रुकी हुई ट्रेन में, तो ट्रेन हिलेगी क्या, नहीं सर, सेकंड बॉडी किस पे रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, और साइकिल वाला रिबाउंड कर जाएगा। रिबाउंड का मतलब होता है कि सेम वेलोसिटी से वापस आ गया, ठीक है ना, इलास्टिक कोलिजन की बात चल रही है क्योंकि ये। ओके, अगला केस ले लेते हैं यहां पे। अगला केस हमारे, इसमें 3 केसेस है बेसिकली, और ये यहां पे लास्ट केस आ रहा है क्योंकि मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही है ये बातें कि हमने एक सब कैटेगरी के तहत ये बातें करी हैं। हमने हमेशा माना है कि जो सेकंड बॉडी है वो किस पे है, सेकंड बॉडी हमेशा रेस्ट पे है, इसीलिए मैं मान रहा हूं इसका लास्ट केस यहां पे, और जो लास्ट केस है, लास्ट केस है, उसको मैं मान लेता हूं कि अनइक्वल मासेस ही हैं, तो फोर्थ मान लेता हूं मैं इसको, अनइक्वल मासेस ही हैं, अनइक्वल मासेस ही हैं अभी भी, लेकिन इस बार जो है m1 जो है ग्रेटर देन m2 है। m1 जो क्या है वो क्या है, ग्रेटर देन m2 है। m1 की वैल्यू बच्चों क्या है, ज्यादा है, m1 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। अगर m1 की वैल्यू ज्यादा है समझो, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है, यहां देख लो जरा, मैं हट जाता हूं, यहां देख लो, ये क्या आएगा, इसका मतलब वैसे है क्या, इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी मासिव बॉडी आएगी u1 वेलोसिटी से, और बहुत छोटी सी बॉडी से टकराएगी जो कि रेस्ट पे है ना, ये जो कि क्या है, रेस्ट पे है, ये जो है रेस्ट पे है, ये 0 है, ये बॉडी मासिव है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अच्छा, ये तो ऐसी बात नहीं हो गई कि मान लो एक साइकिल खड़ी है प्लेटफॉर्म पे, यानी ट्रैक पे, और ट्रेन आ गई पीछे से, ट्रैक मतलब वो रेलवे उस पे प्लेटफॉर्म क्या बोलते हैं, पटरी पे, है ना, तो साइकिल खड़ी हुई है मान लो एक, और फिर से ट्रेन आ गई, साइकिल खड़ी हुई, आदमी नहीं है उस पर कोई, ठीक है, टेंशन मतलब, और ट्रेन आ गई और ट्रेन ने मार रहा सर उसको, ट्रेन ने धक्का मारा, अब तुम सोचो क्या होगा। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल ठीक कर लेते हैं, चलो मान लो एक खाली ड्रम है, ड्रम समझते हो, ड्रम है कोई, मान लीजिए बॉटल है, ड्रम रखा हुआ है, और पीछे से ट्रक आ रहा है मान लो जो 60 किलोमीटर पर आवर से, 60 किलोमीटर पर आवर से, बॉटल तो रेस्ट पे, जो ड्रम रेस्ट पे, ऐसा समझो ना, ये रेस्ट पे, तो जब ये इससे टकराएगी तो क्या होगा, बातें क्या चल रही है। उसके लिए सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं m1 माइनस m2। क्या आपको लगता है कि m1 माइनस m2 नियरली हमारा m1 ही होगा? भाई जब m1 बहुत ही बड़ा है, यानी कि मान लो ट्रक का मास है, ट्रक का मास 5000 किलो है, मान लो 5000 किलो, और बॉटल का मास है 4 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, आधा किलो, कुछ भी ले ले, यानी जो ट्रक है वो बहुत तेज चल रहा है, मास ज्यादा, सॉरी मास ज्यादा, बहुत ज्यादा है, तो m1 क्या बहुत ज्यादा, तो m1 माइनस m2 क्या आएगा, नियरली m1 ही आएगा यार। अच्छा, m1 प्लस m2 क्या आएगा, वो भी नियरली m1 ही आएगा। उसकी वजह से अगर हम देखें तो मेरा v1 क्या बना, ध्यान लगाएंगे, v1 का फॉर्मूला है m1 माइनस m2 इंटू u1, m1 माइनस m1 m2, m1 ही रहेगा सर, तो m1 इंटू u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दिस विल बी ओनली m1, m1 से m1 कैंसिल, क्या बन गया, u1, यानी v1 u1 ही है, यानी कि जो बॉडी पीछे से आ रही है मासिव वाली, ये जो चलती भी आ रही है, ये जितनी वेलोसिटी से चलती आ रही थी उतनी से चलती रहेगी, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। सही भी है भाई, ट्रक आ रहा है, सामने ड्रम आ गया, ड्रम को
मार देगा, वो हिट कर देगा और ट्रक अपना चलता रहेगा क्योंकि उसका मास ही नहीं है, बहुत कम मास है। समझ रहे हो? अगला देखो V2 की बात कर लेते हैं। V2 की, V2 क्या है? V2 है 2m1, तो लिख लिया इसको 2m1। तो m1 की जगह तो m1 लिखना पड़ेगा, जैसे पहले भी हमने m1 की जगह m1 लिखा था, है ना। तो 2m1 डिवाइड बाय इंटू u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 को लिया, m1 लिख लिया, m1 से m1 कैंसिल, कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ u1। कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ u1। अब ये बढ़ा है स्पेशल केस, ध्यान से सुनो। V2 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ u1 आ गई। इसका मतलब क्या है? इमेजिन करो ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, हाँ। गुड मॉर्निंग गॉड, यस यस आई एम। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, बड़ा भारी है, इसके कंपेरेटिवली बड़ा भारी है। और कोई छोटा ऑब्जेक्ट ले सकते हैं क्या? नहीं, मेरे पास नहीं, यही सही है। तो मान लीजिए ये रुका हुआ, ये आया, अब ये टक्कर मारा इसने, इसको ये टक्कर मारा, तो अगर इसने इसे टक्कर मारा तो क्या इसकी स्पीड में चेंज आया? नहीं सर, V1 क्या रहा? U1 ही रहा। V1 क्या रहा? U1 ही रहा। मतलब ये मान लो आया 60 किलोमीटर पर आवर से, कितने से? 60, टकराया और ये 60 से ही चलता रहा। सही है? यह है कि साहब इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जब ये से टकराया तो इसकी वेलोसिटी यानी V2 कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ U1। अगर ये 60 से आ रहा था, ये रुका हुआ था, जैसे टकराया ना तो ये 120 से भागेगा, डबल होगी इसकी स्पीड। इसकी स्पीड क्या होगी? इसकी भी डबल हो गई, बिकॉज इसने इसको इंपैक्ट दिया होगा ना यार। दोबारा सुनो, 60 से आ रहा था, ये रुका हुआ है, 60 से आ रहा था, टकराया, ये 60 से चलने लगा, ये 60 से चलने लगा, लेकिन ये 120 से चलने लगा। ये केस है सर। यानी कि when a massive body collides against a light body at rest, velocity of the massive body will remain same, and the velocity of the lighter body becomes twice the speed of the massive body. इसकी स्पीड कितनी होगी? ट्वाइस हो गई। These are the special cases, and I hope आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, in which we will discuss about the inelastic collision and elastic collision in 2 dimension also. Thank you.